जी, आज के हमारे गेस्ट हैं शेषराज जी। शेषराज जी का सोब्राइटी डेट है 15 अगस्त 2007 और इनका होम ग्रुप है समाधान ग्रुप नागपुर। शेषराज जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी हमारी इस गपशप में। जी जी, और थैंक यू वेरी मच। अ, शेषराज जी, हम अक्सर इस मीटिंग में बातें करते हैं क्योंकि पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि आप ए में आप कैसे आए, कि आपको ए का कैसे पता चला। वो तो हम आपसे जानेंगे ही। और लेकिन जी, उससे पहले ये मीटिंग शुरू करते हुए कि आपको कब लगा था, आप ए में ऑब्वियसली आप पी रहे थे, लेकिन आपको कब लगा, पहली बार कब लगा कि यार मेरे को मदद चाहिए, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। दोस्तों, मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी है 15 अगस्त 2007। मैं नागपुर से हूँ और आज मैं यूनिटी ग्रुप ऑफ ए मेंबर, इस ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ मौका दिया सोबर गपशप में। अ, मेरा लगभग 15 साल का शराबी जीवन रहा और शराबीपन क्या होता है, उससे क्या परिस्थितियां होती है, घर के लोगों को क्या तकलीफें होती है, ये मैं अनुभव कर चुका था। मेरे पिताजी भी शराबी थे और वो समय, उस वक्त मुझे लगता था कि शराब एक बुरी चीज है, मेरी जिंदगी में मैं कभी आने नहीं दूंगा। मगर कॉलेज में जाने के बाद में मेरी जिंदगी में वो शराब आई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ऐसी बढ़ गई कि लगभग मेरी जिंदगी का हर फ्रंट उसने अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे सबसे पहली बार शराब बंद करने की जो इच्छा महसूस हुई, तो वो साल था 2003 का। मैं 2007 अगस्त में ए में आया, मगर 2007 अगस्त के पहले ही 2003 में मैं 24 घंटे के शराबीपन की वजह से अचानक बीमार गिरा। एक पाव से हल्का सा लंगड़ापन आ गया था, मैं चल नहीं रहा था और एक सरकारी हॉस्पिटल में मैं भर्ती था। तो वहाँ मुझे डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई और मेरी हालत बहुत ही खराब, हड्डियों का ढांचे जैसा बन गया था। और देखने वाले बोलते थे कि ये अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। और लगभग 11 महीने मैं उस परिस्थितियों से गुजरा। मुझे बैसाखियाँ लग गई थी और उस समय ही मैंने बेड पर पड़े पड़े विचार किया था कि नहीं, अब इसको हम बंद कर देंगे और एक नई जिंदगी में अब इसके बाद शुरू करूंगा। मगर वैसा हुआ नहीं। 11 महीने के बाद में फिर दोबारा मेरी जिंदगी में शराब आ गई थी। पर हाँ, वही वो 2003 का समय था कि उन परिस्थितियों से गुजरने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब इसको कहीं तो भी स्टॉप कर देना चाहिए। इससे पहले भी मेरे मन में आते रहता था, मगर उतना फोर्सफुली कभी नहीं आया था। थैंक यू। हाँ, थैंक यू शेषराज जी। तो फिर शेषराज जी, आप ए की मीटिंग में कैसे पहुंचे? आपकी आपकी पहली, आपको मैसेज कैसे मिला और फिर आप हाउ डिड यू लैंड अप इन ए? जी, अ, जो मेरे चाहने वाले थे, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के एरिया के लोग, सब मुझे बहुत चाहते थे और मेरे साथ साथ वो भी कोशिशें करते थे कि मैं शराब से दूर हो जाऊं। कई बार मुझे वो हॉस्पिटल भी ले जाया करते थे। उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा पढ़ाई का ही दौर था वो। और ऐसे में ही मुझे एक मेरे नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने सबसे पहली बार ए की मीटिंग में ले गया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये ए की मीटिंग है, यहाँ शराब बंद होती है। मगर कुछ देर बिठाने के बाद में वो वहां से मुझे उठाकर वापस ले आया। मैं बोला, क्या हुआ? अरे बोले, सब यहाँ पे ईश्वर भगवान गॉड चल रहा है बोले, और मैं जानता हूँ बोले कि तुम यहाँ नहीं टिकोगे। तो वो कौन सा साल था, कौन सा महीना था, ये तो मुझे याद नहीं है। मगर हाँ, मुझे 2007 अगस्त में फिर एक बार एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से इसका मैसेज मिला।
उसके पहले भी मुझे ए के मेंबर्स जो हमारे आसपास में एरिया में रहते थे, उन्होंने मुझे मैसेज देने की कोशिशें की थी, मगर मैं उसको नहीं समझ पाया, एक डिनायल जो रहता है। लेकिन 2007 अगस्त में जो मैं वापस आया ए में, तो मेरे अल्कोहलिक दोस्त थे जो साथ में ही हम शराब पीते थे, एक ही एरिया में रहते थे, वो 2 महीने से शराब से दूर थे। और ये मेरे लिए एक मिरेकल था। और मुझे लगा कि यार मेरा दोस्त है, साथ में ही पीने वाला है, ये शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। और मेरे उस दोस्त की वजह से फिर मैं ए के बारे में सही तरीके से परिचित हुआ। मेरा दोस्त मेरे सामने में सबसे बड़ा उदाहरण था, और बस उसका हाथ पकड़कर मैं ए की मीटिंग में आया। उसके बाद में मुझे फिर आज तक पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ शेषराज जी, हमारी ये मतलब सब ज्यादातर यहाँ नए लोग हैं, तो मैं सिर्फ आपके आपके जी। पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा कि वो 20 साल जी। पहले वो आपने जो पहली मीटिंग अटेंड की होगी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? फिर आप उस मीटिंग में बार बार क्यों आते रहे? या क्योंकि फर्स्ट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल से, तो पहली मीटिंग में क्या हुआ, फिर आपने आगे कैसे बढ़े? जी। जी जी, एक बहुत अच्छा सवाल है। आ, सब कुछ तो याद नहीं आता आज भी कि उस पहली मीटिंग में एग्जैक्ट क्या हुआ, मगर वो जो मिराकल्स है ए का, वो मिराकल्स मेरे साथ में हुआ। आ, एक तो मैं ये देख रहा था कि सिर्फ मेरा दोस्त ही अकेला नहीं है जो इस मीटिंग में आके शराब से दूर है। आ, उस वक्त भी आज से 20 साल पहले लगभग 20-25 लोग उस मीटिंग में थे, फिजिकल मीटिंग में। और वो एक और मेरी आशा को मजबूत करने वाली चीज थी कि मेरा दोस्त ही नहीं, इतने सारे लोग शराब से दूर है। पहले दिन तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, मगर हाँ मुझे ऐसा लगा कि ये सब मेरे ही जैसे है। सब बोल रहे थे कि मैं एक शराबी हूँ, और हमारा ऐसा ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं अब यहाँ आकर एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो ये चीजें कहीं तो भी मुझे अपने आप से जोड़ रही थी। मगर सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई, वो मीटिंग के बाद हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद में जब हम सब चाय पीने के लिए चाय की अड्डे पे गए, दुकान में गए, तो वहां जो मुझे ट्रीटमेंट मिला, उसने मुझे हमेशा के लिए ए में जोड़ दिया। कोई मुझसे हाथ मिला रहा है, कोई मुझे गले लगा रहा है, कोई मेरी पीठ पे हाथ फेर रहा है और बोल रहा है कि आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है, आपका भी अच्छा होगा। तो शायद मेरे जैसा जो अल्कोहलिक होता है, उसको प्रेम और सहानुभूति की भूख होती है। आखिरी के दिनों में यही चीजें वो मिस करता है। उसके अपने शराबीपन की वजह से लोग उसको बॉयकॉट कर देते हैं, और मैं तो बॉयकॉटेड था, मुझे सबने बॉयकॉट कर दिया था। तो मैं प्रेम और सहानुभूति चाहता था जो मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन एक ही पहली मीटिंग में यही एक चीज थी याद रखने लायक, कि मुझे जो प्रेम और सहानुभूति अपनापन मुझे ए के मेंबरों ने दिया, उसने मुझे हमेशा के लिए ए में छोड़ दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज मुझे आज याद आती है। थैंक तो शेषराज जी, वो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन, तो फिर आप अपनी पहली मीटिंग के बाद ही सोबर हो गए? यू जी। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मैं ए की मीटिंग में आने के पहले ही शराब से दूर था। शायद 5-6 दिन ए में आने के पहले बीच बीच में कभी कभी मेरी शराब बंद हो जाती थी कुछ दिन के लिए, फिर वापस शुरू हो जाती थी। तो मुझे आज भी याद है कि लगभग 6-7 दिन मैं सोबर था। शायद यही ईश्वर की योजना थी कि उसने मुझे शराब से, मैं जब दूर था तब ए में सही तरीके से भेजा। मगर मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ कि चाहे मैं ए की मीटिंग में आने के पहले शराब से दूर था, लेकिन आज जो मैं 19 साल से मैं जो शराब से दूर हूँ, तो वो अपनी बदौलत नहीं हूँ। ये जो शराब की दूरी मिली है, ये मुझे इस ए के प्रोग्राम की बदौलत, ईश्वर की बदौलत और इन 12 कदमों की वजह से मिली है। ऐसे 5-6 दिन, 8 दिन, 15 दिन तो मैं
अपने 15 साल के शराबी जीवन में न जाने कई बार शराब से दूर रहा, लेकिन फिर दोबारा कभी न कभी शराब आ जाती थी। लेकिन अब जो मैं ए में आया, तो इसने जो शराब की मेरी दूरी मुझे ऑलरेडी जो थी, उसको कहीं तो भी कंटिन्यूस रखने में मुझे मदद की। तो मैं कभी इस बात को भूलता नहीं कि ये जो सोबराइटी, ये जो नई जिंदगी मिली है, वो एक ही बदौलत मिली है। और मुझे इस बात का कभी घमंड नहीं आता कि मैं ए में आने के पहले ही शराब से दूर था। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। जी, फिर आप हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपकी ए में जर्नी कैसे रही, आपने कब स्पॉन्सर लिया, स्टेप्स के बारे में कुछ बताइए हमें, आपने कैसे किए। जी जी। आ, एक अजीब बात है कि कदमों के बारे में तो कई साल तक मैं ठीक से, उस वक्त हमारे समय में बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं भी पढ़ा जाता था, सबके पास में अवेलेबल भी नहीं था, रहता था, ग्रुप में भी नहीं रहता था। तो जो फिजिकल मीटिंग में हम अनुभव सुनते हैं, उन अनुभवों को सुनकर ही कहीं तो भी वो परिवर्तन होता था। वन डे एट ए टाइम, बीमारी के पार्ट्स, ये सब लोगों के अनुभव सुन के ही मैं शराब से दूर हुआ। शुरू से ही मैंने स्पॉन्सर वगैरह बनाया नहीं, क्योंकि उस वक्त इतना अवेयरनेस ही नहीं था कि स्पॉन्सर बनाना पड़ता है, उसके साथ में डिस्कस करनी पड़ती है, लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। उस समय उतना ये माहौल नहीं था। मगर धीरे धीरे बाद में समझ में आया कि स्पॉन्सर होता है, उसको हमको अपने 12 कदमों के लिए बनाना पड़ता है। तो एक इनिशियल स्पॉन्सर जरूर थे, मगर एक अजीब बात है कि उनकी मुझे ट्रेडिशंस पे शेयरिंग ज्यादा पसंद आती थी। हमारे इलाके में वो ट्रेडिशंस एक्सपर्ट्स के तौर पे माने जाते थे, जब भी वो ग्रुपों में आए कि उनको ट्रेडिशंस दी जाती थी। तो मैं शुरू में ही, मुझे आज भी याद है कि जितना मैंने 12 कदमों पे फोकस नहीं किया, उतना मुझे इन ट्रेडिशंस से लगाव हो गया था। और शुरू में ही मैंने पहली बार एक एक साल का भी मैं सोबर नहीं था, तो ट्रेडिशन 7 पे मुझे शेयरिंग करने का मौका मिला था। तो सही मायने में अगर मैंने स्पॉन्सर चुना, तो ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो 3 या 4 साल की सोबराइट, 4 चौथे साल की जब सोबराइटी मेरी चल रही थी, तब मैंने अपना सही मायने में स्टेप स्पॉन्सर चुना। इनिशियल स्पॉन्सर रहे, उन्होंने मुझे अपने तरीके से मदद की, सोबर रहने में, एक एक प्रोग्राम को जानने में, खास तौर पे ट्रेडिशंस के बारे में, सर्विस के बारे में। लेकिन स्टेप्स के लिए मैंने जो स्पॉन्सर चुना, और आज वो मेरे रेगुलर स्पॉन्सर है, तो वो लगभग चौथे साल की जब मेरी सोबराइटी चल रही थी, और मुझे बहुत आवश्यकता महसूस हुई कि अब मुझे इस इन कदमों को लेना जरूरी है, और इन कदमों को लेने के लिए मुझे एक अच्छा स्पॉन्सर, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। थैंक हाँ, शेषराज जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपने 3-4 साल बाद स्टेप्स किए, और ये भी अभी आपने यू। कहा कि आपको जरूरत महसूस हुई स्टेप्स करने। तो पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपको फिर क्यों जरूरत महसूस हुई, और स्टेप्स करने के बाद जो जीवन में आप में अंतर आया, क्योंकि आप ट्रेडिशन आमतौर पर हम बाद में करते हैं या देखते हैं, तो क्या फर्क था, मतलब इफ आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ, मतलब वो क्यों आपको लगा कि यार अब स्टेप्स करने ही पड़ेंगे। जी जी जी। हुआ ये कि शराब की दूरी मिल चुकी थी, और मैं सर्विस में भी बहुत था। शुरू से ही मुझे एक ही सेवा का बहुत आकर्षण रहा, और मैं बहुत इन्वॉल्व था। 12 स्टेपिंग करना, कैरिंग द मैसेज करना, ओल्ड टाइमरों के साथ में जाना। उस वक्त ये बड़े पीआई नहीं होते थे, 1 टू हम ज्यादा ज्यादा जाते थे। किसी भी ओल्ड टाइमर के साथ में हमको ले जाया जाता था, लोगों को डायरेक्ट उनके घर में जाकर 12 स्टेपिंग करने के लिए। तो अच्छा, मैं नाम कमा रहा था, ए में भी, ए के बाहर भी। एक मैंने जिस ग्रुप को अपना होम ग्रुप चुना, 6 महीने में ही मुझे वहाँ चेयरमैनशिप मिल गई। मेरा 1 साल भी होने का ही था, और वो सेवा करते करते कैसे मेरा पहला साल गुजर गया, मैं पहला मेडल मैंने लिया, पता भी नहीं चला। और इधर सोबराइटी मेरी बढ़ रही थी,
सेवा में मैं नाम कमा रहा था, लेकिन वो फर्क मैं देख रहा था कि उसके बावजूद भी मुझे समाधान नहीं है। मैं अंदर से अभी भी स्थिर नहीं हूँ। 2 साल के बाद में मेरी शादी हुई, मगर शुरुआत में वाइफ के साथ में बराबर संबंध नहीं रहे। विश्वास की कमी थी दोनों में। और कहीं तो भी मेरा जो स्वभाव था, वो स्वभाव, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, इनसिक्योर, और उसकी वजह से इन्हीं चीजों में, ए में भी कहीं तो भी मेरे संबंध खराब हुए। अ, अपने ग्रुप में मेरे तौर तरीके बिल्कुल डोमिनेटिंग रहे। फेलोशिप में मेरे तरीके डोमिनेटिंग रहे। और ये मैं देख रहा था कि मैं सोबर हूँ, अच्छी सर्विस में हूँ, उसके बावजूद मेरे लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं। मेरे स्वभाव में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। तो उस समय भी ओल्ड टाइमर थे मेरे स्पॉन्सर, या और भी ओल्ड टाइमर, उनकी शेयरिंग में हमेशा सुनते रहता था कि ये प्रोग्राम शराब की दूरी का सिर्फ नहीं है, 12 कदमों का प्रोग्राम है। अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। खास तौर पे चौथे कदम का जिक्र हर एक दो मीटिंग में होता था कि चौथा कदम लेना पड़ेगा, अपनी इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। वो लिखने के नाम से थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन कहीं तो भी वो महसूस हुआ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा मुझे याद आता है। हमारे नागपुर ए के जो शुरुआती दिनों में जो को फाउंडर थे, डॉक्टर, सॉरी, फादर टोनी, जो आज दुनिया में नहीं है। वो अपने आप को अल्कोहलिक बोलते थे, मगर फादर थे वो। उनके प्रेजेंस में ही एक एनिवर्सरी में मैंने शेयरिंग की और लगभग सबकी इन्वेंट्री ले ली। 12 कदमों के बारे में बहुत अच्छा मैंने भाषण ठोक दिया। मगर मीटिंग के बाद में, उस प्रोग्राम के बाद में वो मिले और उन्होंने बोला कि, बोले, 4 स्टेप्स लिया है? मैं बोला नहीं। तो ठीक है बोले, और मेरी 3 साल की सोसाइटी हो चुकी थी। तो उन्होंने बोले कि अगले साल में, बोले, तुम्हारा चौथा कदम कंप्लीट होना चाहिए, बोले। तो वो चीजें मुझे कहीं तो भी लगी कि नहीं यार, अब प्रोग्राम की आवश्यकता है। और सीधी बात है कि अगर मैं स्टेप करना चाहता हूँ तो मुझे एक अच्छा स्पॉन्सर चाहिए था। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थोड़ा सा दूर रहने चले गए थे, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था बराबर। और जो मेरे आसपास थे, तो कहीं तो भी मुझे लगा कि अब इनको स्पॉन्सर बनाना मुझे चाहिए। तो मैंने फिर उसके बाद में उनको अप्रोच किया। तो बिल्कुल मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई स्पॉन्सर की, स्टेप्स पे काम करने की। जब मैंने देखा कि बाकी जो प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें कुछ विशेष बदलाव मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं सोबर हूँ, अच्छी सर्विस में हूँ, उसके बावजूद मैं रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल, डिस्कंटेंट हूँ। मेरे संबंध जैसे पीने के दिनों में खराब हो रहे थे, वो ए में आने के बाद में भी संबंध खराब हो रहे हैं। और शायद इसीलिए मैं कुछ अच्छा रिजल्ट चाहता था, ए में अच्छी रिकवरी चाहता था, ताकि मैं एक समाधानी लाइफ जी पाऊँ, करके मुझे आखिरकार इस प्रोग्राम की तरफ आना पड़ा। थैंक यू शेषराज जी। भूपेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी। गुड मॉर्निंग शीशराज जी। भूपिंदर है मेरा नाम और मैं शराबी हूँ। मैं जी, गुड आप मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप अभी आपने अपना अनुभव बताया, शुरुआती दिनों में एक मेंबर के लिए जो अल्कोहल से बहुत ज़्यादा परेशान होके ए में आया है, चारों तरफ से नेग्लेक्टेड, हताश, तो उसके लिए मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? मीटिंग समाधान नहीं है मेरे शराबीपन का, लेकिन इनिशियल स्टेज में मीटिंग्स की कितनी इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, वो आपके अनुभव से प्लीज आप शेयर करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खुद इस बात का साक्षी हूँ, मैंने खुद इस बात का अनुभव लिया कि जब मैं ए की मीटिंग में आया, तो तब ना मुझे, मेरे पास में कोई लिटरेचर था, और ना कोई बैठकर 12 कदम समझाने वाला था, ना डिजीज समझाने वाला था। अ, जैसा मैंने बताया कि मैंने जो स्पॉन्सर है, रेगुलर स्पॉन्सर, वो भी कई साल के बाद बनाया। तो मेरे लिए तो जो कुछ भी था, वो ये मीटिंग ही थी शुरू में।
मैंने जो भी मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला, मेरी पहचान जो मिली, वो इस मीटिंग की बदौलत ही मिली। तो सिर्फ पुस्तक पढ़कर सोबर नहीं हुआ जा सकता है। कुछ ऐसे अनुभव ए के इतिहास में कि जो बिग बुक पढ़कर सोबर हो गए, लेकिन हर कोई बिग बुक पढ़कर सोबर नहीं हो पाता। और इसीलिए मेरे जैसे ज्यादातर लोग, उन्हें कहीं तो भी फेलोशिप की आवश्यकता होती है। और ये जो फेलोशिप है, जो लाइव एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, ये तो हमको ए की मीटिंग्स में भी मिल सकता है, मीटिंग में ही मिल सकता है। और ए की ग्रोथ जो होनी है, तो वो जमीनी लेवल पे ही होने वाली है। जब हम एक दूसरे के साथ में मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसका जो इम्पेक्ट पड़ता है मेरे जैसे शराबी पे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, ज्यादा प्रभावी रहता है। बिग बुक पढ़कर कोई सोबर हो सकता है, लेकिन उसके बाद में भी फिर उसको एक अन्य शराबी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और इसीलिए मैं तो पूरी तरीके से लिटरेचर को मैं यहाँ कम नहीं आंक रहा हूँ। बाद में तो लिटरेचर मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, और मेरी रिकवरी, मेरी सोबराइटी में एक लिटरेचर ने बहुत मदद की। लेकिन उसके पहले मैं हमेशा यही बात कहूंगा कि मुझे जो सोबराइटी मिली है, मेरे अंदर जो चेंज आया है, वो इन मीटिंग्स की वजह से है। जहाँ मैंने आप लोगों के अनुभव सुने, अलग अलग अनुभव, और जिनसे मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिला कि नहीं यार, मैं भी ऐसा ही हूँ। ये जो भाई बता रहा है, तो ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ है। वो सिर्फ शराब के ही मामले में नहीं, अन्य चीजों के मामले में भी जो मेरे स्वभाव दोष थे, मेरे स्वभाव दोषों के बारे में भी मुझे आइडेंटिफिकेशन मीटिंग से हुआ, लोगों के अनुभव से हुआ। सिर्फ लिटरेचर पढ़ने से मेरे स्वभाव दोष मुझे समझ में नहीं आते। वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आते हैं जब कोई भाई मीटिंग में शेयर करता है कि ये मेरा दोष है, इस दोष की वजह से मुझे ये नुकसान उठाने पड़े, ये दोष की वजह से मुझे ये तकलीफें हुई। तो वो आइडेंटिफिकेशन मुझे मीटिंग से मिलता है। और यस, मैं इस मामले में पूरी तरीके से, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे जो सोबराइटी रिकवरी मिली है, अपनी जो पहचान मिली है, इन एक ही मीटिंग्स और फेलोशिप की जरिए से मिली। थैंक यू शेषराज जी। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो बिल्कुल अकेला हो गया था मैं के दौरान, अपने शराबीपन के दौरान। और जैसे आपने कहा कि मेरे को थोड़ी सी सहानुभूति चाहिए थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे जैसे शराबी के लिए। चारों तरफ से दुत्कारा हुआ इंसान, चारों तरफ से नेग्लेक्टेड, कोई बात नहीं कर रहा, तो वो जो सहानुभूति मिलती है वो मेरे को फिजिकल मीटिंग में ही आके मिलती है। जब दोस्त मेरे को गले लगाते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं, बात करते हैं मेरे से, और मेरे जैसी बात करते हैं। तो इसलिए मैं इनिशियल स्टेज में मीटिंग्स को शराबियों का क्लब हाउस बोलता हूँ, कि मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहां पे मैं जाके अपने लोगों के बीच में बैठ सकता हूँ। आप इस बात से कितने सहमत हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि एक जो मीटिंग है हमारे लिए पावर हाउस है। और जो भी हमारी उच्च शक्ति है, वो इस मीटिंग्स में ही बसती है। मैं तो जैसे बताया कि शुरू में ही मेरे दोस्त ने मुझे एक ही मीटिंग में लाकर भी वहां से वो ले गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान हूँ। और एक ही मीटिंग्स में ईश्वर, गॉड, भगवान, ये सारी जो चीजें चल रही थी, ये सुनकर ही वो मुझे बाहर ले गए। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में यही चीजें चल रही थी, मगर मैं यहाँ से फिर वापस नहीं गया। और चौबीसों घंटे का मेरे जैसा शराबी कैसे एक एक दिन के आधार पे शराब से दूर हुआ, तो मुझे एक संकल्पना जो दी गई थी हायर पावर की। और यहाँ बोला गया, गोल्ड टाइमरों ने बताया कि अगर आप किसी को नहीं मानते हो, तो आप एक ही मीटिंग को भी अपना हायर पावर मान सकते हो। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही थी कि इस एक ही मीटिंग की बदौलत ही मैं शराब से दूर हो रहा था, मैं होश में आ रहा था। बाहर की दुनिया में तो कोई सॉल्यूशन नहीं था मेरे लिए, ना मेरा विल पावर चला, ना कोई दवाई, ना टेबलेट चली। लेकिन इस एक ही मीटिंग में आके ऐसा क्या हो गया कि दारू पीने के विचार आने बंद हो गए।
परिस्थितियां तो मीटिंग है। उसने मेरी उच्च शक्ति, मेरी हायर पावर बनने का काम किया। और यस, मैं इस बात को मानता हूँ कि एक की जो मीटिंग है वो एक मेरे लिए पावर हाउस है। थैंक यू शेषराज जी। आ, मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि आप काफी सालों से सोबर हैं, 2007 से। उस समय जो आपने किया, क्या वो आप आज भी वही चीजें कर रहे हैं? क्योंकि मेरे जैसा शराबी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जब शराब से दूर हो जाता है, तो फिर मैं प्रोग्राम से कंप्रोमाइज करने लग जाता हूँ कि नहीं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, अब तो मैं ठीक हूँ। तो इसको आप कितनी महत्वता देते हैं कि जो जितना स्ट्रगल, जितना शिद्दत से मैं पहले दिन ए में आया था, मैं काम कर रहा था, उतना ही क्या आज आप कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं आप आज? आज के दिन सोबर रहने के लिए आप क्या करते हैं? हमारे बहुत सारे नए दोस्त हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे। थैंक यू। जी जी जी। बिल्कुल ये बात होती ही है कि जितना इन्वॉल्वमेंट हमारा इस प्रोग्राम के प्रति, ए के प्रति शुरू में होता है या कदमों के प्रति, उतना बाद में नहीं होता। धीरे धीरे वो कम होते चले जाता है और हमको ऐसा लगता है कि अब तो हमको सब समझ गया, या हम आसानी से जो भी चीजें आने वाली सामने उसको हम फेस कर लेंगे। और इन 18-19 सालों में बिल्कुल मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कि जब मैं प्रोग्राम से थोड़ा दूर हुआ, मगर उसके परिणाम मुझे ही भुगतने पड़े। कोई बहुत ज्यादा बड़े परिणाम नहीं, लेकिन एक मानसिक अशांति फिर आ जाती है। हम कहीं तो भी अंदर से रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट होते जाते हैं। और इसीलिए मैं निरंतर ए के टच में रहने की वजह से, अ, हो सकता है कि कदमों पे मैंने काम करने में थोड़ी सी लेजीनेस आई हो, लेकिन मैं ए से कभी दूर नहीं गया। मैं लगातार ए में बना हुआ हूँ, ए में सर्विस में दे रहा हूँ शुरू से ही। तो उसकी वजह से शायद मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बहुत सारे मेरे चरित्र के दोष इसीलिए मेरे पे हावी नहीं हो पाए, क्योंकि मैं लगातार ए में बने हुए हूँ। वो एक अलर्ट हमारे अंदर में हमेशा रहता है अगर हम ए में बने रहते हैं, कि कोई चरित्र का दोष अगर आप पे हावी हो रहा है और अगर आप ए में हो, तो उसकी तीव्रता उतनी नहीं रहती। जैसा मैंने बाकी लोगों में देखा कि कोई घमंड की वजह से शराब पी रहा है, कोई लालच, सट्टा, लटरी, जुआ, 2 नंबर के काम में फंस के शराब पी रहा है, किसी ने गुस्से में आके शराब पी ली, तो कोई और किसी चीजों में, अनैतिक संबंधों में फंस के शराब पी रहा है। शायद इन चीजों से मेरा सामना इसलिए नहीं हुआ, या मैं इसमें पूरा फंस नहीं पाया, क्योंकि मैं निरंतर ए में बना हुआ हूँ, ए की सर्विस में हूँ। तो दूसरों के अनुभव से भी मुझे सीखने का ये मौका मिला। और आज मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि मेरे लिए ये सोब्राइटी टिकाना, रिकवरी के रास्ते पे चलना कितना जरूरी है। क्योंकि मैं जो अनुभव दूसरों के देखता हूँ, उनकी जो हालत देखता हूँ, इन 18-19 सालों में कई लोगों को खोया है मैंने। मेरे बहुत कुछ बचपन के दोस्त थे, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो लगभग हर घर में मैंने शराब की वजह से मौत देखी है। कई लोगों को जो मैंने मैसेज दिया, उनमें से बहुत सारे लोग नहीं टिक पाए, बड़ी बुरी अवस्था में वो कहीं तो भी दुनिया से गए। एक ही मीटिंगों में मैंने कई लोगों को आते जाते देखा। तो ये चीजें कहीं तो भी डराती भी है और सबक भी देती है कि नहीं, इस प्रोग्राम को हल्के में लेना ठीक नहीं है। मुझे निरंतर इस प्रोग्राम पे काम करते रहना पड़ेगा अगर मुझे सोबर रहना है, अपनी आत्म शांति, सेरेनिटी को कायम रखना है। और आज तो मैं इतनी हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ कि मैंने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। ए में आने के बाद में मेरी शादी हुई, आज 2 बच्चे हैं, थोड़ा काम धंधा भी ठीक है, लोगों ने भी मुझे अपना लिया। एक हैप्पी लाइफ आज मैं जी रहा हूँ, और मैं इस लाइफ को खोना नहीं चाहता। मैं वो अपने पुराने जो दिन है मेरी बर्बादी के, कितनी भयंकर दलदल में मैं फंसा हुआ था, वो ए में रहने की वजह से, निरंतर एक ही सेवा में अपने अनुभव बांटने की वजह से मुझे याद रहता है, मैं भूलता नहीं हूँ।
और इसलिए आज मुझे मालूम है कि ए से दूर जाना या ए के प्रोग्राम को हल्के में लेना, इसको प्रैक्टिस नहीं करना मेरे लिए कभी भी हानिकारक हो सकता है। अगर मुझे इस हैप्पी लाइफ को कंटिन्यू करना है तो मुझे इस प्रोग्राम को वन डे एट ए टाइम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कदमों को बिल्कुल शुरू में जैसा मैंने लिया वैसे तो नहीं कर रहा हूँ। एक बार जब आप कदमों पे काम करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि आपको बैठकर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। हर कदम पे आपको मेडिटेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो अपने आप आपकी जिंदगी में ये कदम काम करने शुरू करते हैं। कैसी जैसी भी परिस्थिति आती है तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो आज मैं ये कभी कभी अनुभव करता हूँ कि मेरी जिंदगी में अचानक वो कदम कैसे काम कर लेते हैं पता भी नहीं चलता, और उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। मैं आज के दिन सोबर रहता हूँ, मैं आज के दिन अपनी आत्म शांति टिकाए रखता हूँ। थैंक यू। थैंक यू शेषराज जी। अर्श। थैंक यू भूपेंद्र भाई। अ, अब मैं इससे पहले अपना सवाल पूछूं, मैं मीटिंग में जुड़े सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप भी कोई शेषराज जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नहीं, मीटिंग में अंत में हमारे पास समय कम रह जाता है और बहुत से भाइयों के सवाल रह जाते हैं फिर। हाँ, शेषराज जी, हम सर्विस की बात कर रहे थे और आप बहुत शुरू से ही सर्विस से जुड़े हुए हैं, तो आपकी से जानना चाहेंगे कि शुरुआत में कौन सी सर्विसेज की आपने और अपना ए में क्या सर्विस कर रहे हैं आप, शुरू से जानना चाहेंगे आप। जी जी, जैसा मैंने बताया कि शुरू में जब मैं मीटिंगों में जाना शुरू किया तो पता नहीं क्या आकर्षण था मीटिंग के मामले में। तो मैं हमारे इधर में दो टाइम की मीटिंग्स होती है, एक मॉर्निंग में 7 to 8 और इवनिंग में 7 to 8। तो मॉर्निंग में तो मैं कम जाता था, लेकिन इवनिंग 7 to 8 में मैं 7 बजे के पहले ही पहुंच जाता था। और कई बार ये होता था कि जिस ग्रुप में मैं गया उस वक्त 5-6 ग्रुप मेरे आसपास थे। तो 7 बजे के पहले पहुंचने की वजह से कई बार उस ग्रुप के मेंबर्स अगर नहीं पहुंचे तो मुझे मीटिंग लेने के लिए बोल दिया जाता था। तो ये एक सेवा थी, एक शुरुआत थी। और थोड़ा पढ़ा लिखा होने की वजह से मैं शेयरिंग ठीक कर लेता था। तो उसमें भी लोग मुझे कई बार शेयरिंग के लिए बोलते थे। ऐसे में कुछ ओल्ड टाइमर फिर मुझे अपने साथ कैरिंग द मैसेज के लिए, 12 स्टेपिंग के लिए उन्होंने लेकर जाना शुरू किया। जो मेरा दोस्त और मैं, हम जिस एरिया में रहते थे तो वहां से हम पैदल ही मीटिंग करने के लिए निकलते थे। तो कई बार हम, हमारे जो साथ में रहने वाले हमेशा के जो दोस्त भाई है, उनको हम मैसेज देते थे, तो उनको लेकर हम साथ में निकलते थे। या कभी लोग हमको देखकर, हमारा शराबीपन सबको मालूम था, तो उत्सुकतावश वो हमसे जुड़ जाते थे। तो ऐसे हम उनको लेकर निकलते थे। कभी कभी हम 5-5 6-6 लोग एक साथ हम मीटिंग के लिए निकलते थे। तो ये इस तरीके से मेरी सेवा शुरू हुई। एक 6 महीने के बाद में ही मैंने एक होम ग्रुप ज्वाइन किया। वो मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर था। मोबाइल नहीं थे उस वक्त, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। मगर वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में 6 महीने में ही मुझे वहाँ की चेयरमैनशिप मिल गई, क्योंकि दूसरे लोग वहाँ कम थे और सेवा करने वाला कोई वहाँ था नहीं। तो मुझे बोला गया कि इससे आपको मजबूती मिलेगी। और सही में वो हफ्ते में 2 ही दिन मीटिंग होती थी, लेकिन वो 2 दिन पूरा हफ्ता भर आकर्षण रहता था कि फ्राइडे आने वाला है, संडे आने वाला है, 1 घंटा पहले मुझे घर से निकलना पड़ेगा, मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीजें करते करते मेरा पहला साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो सर्विस कितनी सोबर, आज मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी सोबराइटी में, इनिशियल सोबराइटी में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत खराब परिस्थितियां थी मेरी, बहुत प्रॉब्लम थे, मगर एक ही सर्विस में रहने की वजह से कहीं तो भी वो जो परिस्थितियां थी वो मेरे पे हावी नहीं हो पाई, और उन्होंने मुझे सोबर रहने में मदद की। तो ये चीजें हुई। शुरू में कुछ हादसे भी हुए, जैसा मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, वो कैंसिल कर दी गई।
ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट है, लेकिन एक ही सर्विस में ए में निरंतर बने रहने की वजह से कभी शराब पीने के विचार नहीं आए। तो इस तरीके से मेरी सर्विसेज शुरू हुई। 4 साल की सोब्राइटी के बाद में अपने नागपुर में जो एक हमारे नागपुर में जो एक पहला इंटरव्यू था, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट देखकर मुझे वहाँ सेक्रेटरी चुना गया। नागपुर में कन्वेंशन की हम हर 2 साल के बाद में नेशनल कन्वेंशन देते हैं। तो पहला जो कन्वेंशन था उसकी शुरुआत में मैं सेक्रेटरी के तौर पे वहाँ काम किया। फिर उसके बाद हमने अपने इलाके में, जैसा नागपुर में बहुत बड़ा अब नागपुर हो चुका है, तो हमने नॉर्थ साइड में 5 ग्रुप थे। उधर ए का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं था। तो 2012 में मेरे ही इनिशिएटिव से एक नया इंटर ग्रुप बना, इंटर ग्रुप 3। और उसका पहला चेयरमैन होने का सौभाग्य भी मुझे ही मिला। और उसके मार्गदर्शन उस इंटर ग्रुप 3 के तहत काम करते करते कहीं तो भी जो 5 ग्रुप थे उस वक्त 2012 में, अभी 2026 में वो 20 ग्रुप हो चुके हैं। तो सारी फेलोशिप ने कहीं तो भी सहयोग किया, मदद की। हर इंटर ग्रुप में शुरुआत की बॉडी में मैं रहा, कभी पीआई चेयरमैन रहा। पहले मैं चेयरमैन रहा, बाद में कभी पीआई चेयरमैन रहा, कभी ट्रेजरर रहा। मैं निरंतर सर्विस में रहा। और आज भी मैं अपने इंटर ग्रुप में पूरा समर्थन सहयोग देते रहता हूँ, बाहर से ही सही। फेलोशिप ने ही आज मुझे काम करते हुए देखकर पिछले साल मुझे डेलीगेट के तौर पे चुना, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुंबई के लिए। तो आज मैं अपने नागपुर एरिया से मैं जीएसओ में डेलीगेट हूँ। हाल ही में मैंने अपने डेलीगेटशिप में ही अभी एक नया प्रस्ताव हमने नागपुर फेलोशिप के सामने में रखा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्म की जाए, और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। टोटल चारों इंटर ग्रुप मिलाकर 93 ग्रुप्स है। तो उसमें 54 ग्रुप्स ने कहीं तो भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए हामी भरी, उसके जीएसआर चुनकर दिए गए। और आज वो मेरे नेतृत्व में कहीं तो भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रही है। तो ए ने जो मुझे भर भर के दिया है, तो आज मुझे हमेशा याद रहता है कि जो कुछ भी आज मैं हूँ, जो मैं एक अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ, तो ए की बदौलत है। और इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी मुझसे बन पड़ता है मैंने ए के लिए करना चाहिए। और इसलिए मैं कभी ए के बारे में ना नहीं बोलता। कई ओल्ड टाइमर्स इस मीटिंग में भी जुड़े हैं, जिनसे पहली बार मेरा परिचय कोरोना लॉकडाउन में हुआ। कोरोना लॉकडाउन तो मेरे लिए एक बहुत विशेष काल है। उस वक्त सब काम धंधे ठप थे, और सब घर में ही हम पड़े रहते थे। और ऐसे में कहीं तो भी फेलोशिप में कुछ लोग मुझे जानते थे, उन्होंने मेरी शेयरिंग का कहीं तो भी लाभ उठाने की कोशिश की। और उन 2 सालों में मैंने न जाने कितनी स्पीकर शेयरिंग मीटिंग्स की, मुझे ही पता नहीं। कई बार तो मैंने उस लॉकडाउन पीरियड में एक ही दिन में 4 4 स्पीकर मीटिंग्स की। और कभी ये नहीं सोचा कि कोई छोटा ग्रुप है, कोई बड़ा ग्रुप है। जहाँ 2 लोग बैठे हैं, जबलपुर की मीटिंग राजेश भाई ने शुरू की थी, जबलपुर राजेश भाई मेंबर है वहाँ के। तो हम सिर्फ 2 लोग बैठा करते थे वहाँ, फेलोशिप नहीं थी। तो ऐसे ही अनगिनत जहाँ जहाँ मुझे शेयरिंग के लिए बुलावा आता था, चाहे वो लोग कम रहे या ज्यादा रहे, मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की। मैं एक जानता था कि मुझे ए से जो मिला है वो ए में देने की कोशिश करनी है। तो जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी शेयरिंग्स के मैसेजेस आते थे, तो किसी मुंबई के ओल्ड टाइमर ने मेरे स्पॉन्सर को फोन करके भी बोला, अरे बोले कितनी शेयरिंग कर रहा है, बोले उसको रोको बोले। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे से चर्चा भी की थी कि बोले बहुत ज्यादा शेयरिंग हो रही है, थोड़ा देखो अपने आप को, थोड़ा लाइमलाइट में रहना ठीक नहीं है। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से चर्चा की, उनको बोला कि भाई मैं खुद तो किसी के पास जा नहीं रहा कि मुझे शेयरिंग दो। अगर कोई मुझे सेवा मांग रहा है और मेरे पास में समय है, तो मैं उसको ना नहीं बोलूंगा। अपने स्पॉन्सर को मैंने कन्विंस किया। और फिर उन्होंने भी बोला ठीक है, अगर तुम्हारे पास में समय है तो तुम दे सकते हो, तो जरूर दो। और कहीं तो भी मैं आज भी बहुत ही कम मेरे मुंह से एक के लिए ना निकलती है। मैं करता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ। आज मेरा परिवार इस चीज में, मैं अपने परिवार का आभारी हूँ। मेरी जो मिसेस है वो एलेनॉन नहीं है, क्योंकि मेरी शादी ए में आने के बाद में हुई।
और वो एल नाम की कभी एक्टिव मेंबर रही नहीं, उसे वो सब पसंद भी नहीं आता, यानी ज्यादा समय भी नहीं दे पाती। लेकिन वो ए के बारे में बहुत अच्छे तरीके से कहीं तो भी परिचित है या जानती है। और उसने इन पूरे सालों में मुझे हमेशा कोऑपरेट किया। मेरा बच्चा छोटा था, 2 साल का, लॉकडाउन में कई बार रिकॉर्डिंग्स होती थी तो वहां पे वो शोर मचाता था, काफी दिक्कतें भी आती थी, तो उसने कई बार मेरे हाथ से मार भी खाया थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीजें आज मैं मानता हूँ कि एक फेलोशिप में जो भी लोग मुझे आज जानते हैं, मेरी सेवा को जानते हैं, तो मैं अपने परिवार के प्रति भी आभारी हूँ। क्योंकि हमारा परिवार अगर हमको सपोर्ट नहीं करता है तो हम इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाते, हम इतना समय नहीं दे पाते। तो आज मैं अपने परिवार की जो सेक्रीफाइस है, त्याग है, आज मैं उसको भी समझ पाता हूँ। और इसीलिए आज भी मैं निरंतर एक ही सर्विस में जुड़ा हूँ। मुझे सिर्फ शराब की दूरी ही नहीं, इस एक ही सर्विस ने मुझे आत्म शांति दी है, सेरेनिटी दी है, उपयोगी होने की भावना जिसको कहते हैं। कि पीने के दिनों में सब लोगों ने हमको यूजलेस बोला, ये कोई काम का नहीं, ये कल मर जाए तो आज मरे। मगर ए ने देखिए कि मुझे यूजफुल बनाया है, मेरी लाइफ को यूजफुल बनाया। आज मैं किसी के काम आ सकता हूँ, मेरे अनुभव किसी को काम आ सकते हैं। और कई लोगों के फोन भी आते हैं, आपकी शेयरिंग हमको अच्छी लगी, आपकी शेयरिंग से हमको रुकने में मदद हुई, आपकी शेयरिंग से हमको फायदा हुआ। तो ये चीजें जब आदमी सुनता है तो आदमी वो जो करोड़ों और लाखों रुपए में भी खरीद कर हम वो खुशी नहीं महसूस कर सकते, सुकून नहीं मिलता है, वो इन चीजों से मुफ्त में मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज भी एक ही सर्विस में जुड़ा हूँ। भगवान चाहेगा तो आगे भी निरंतर में जुड़े रहूँ। थैंक यू। अ, शेषराज जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी एक की तो बहुत बात कर ली, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या फर्क आया। आप बहुत जल्दी ए में आ गए थे, और फिर उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस आए, और आज आप एक प्रोग्राम आपकी पर्सनल लाइफ में कितना हेल्प कर रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना हेल्प कर रहा है, या क्या आप ए के प्रोग्राम को वहां भी यूज करते हो, या इसमें असल मतलब ए के बाहर आपके जीवन में ए ने आपकी कितनी हेल्प की। जी जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा 12वां कदम भी कहता है कि 1 से लेके 11 कदम तक जब आप प्रैक्टिस करते हो इस प्रोग्राम को, आपके अंदर में बदलाव आता है। तो ये बदलाव अब जिंदगी के हर क्षेत्र में दिखना चाहिए। सिर्फ 12वें कदम का मतलब इतना ही नहीं है कि हम किसी सफरिंग अल्कोहलिक को एक का मैसेज देते हैं। 12वें कदम में ये भी लिखा है कि इन सब जो भी चीजें हमने सीखी है एक ही, तो अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू करना। तो शुरुआत का जो समय था तो मैं बता दिया कि प्रोग्राम पर मेरा फोकस नहीं था, शराब से दूर हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। तो जैसा मेरे माँ बाप, क्योंकि शादी तो 2 साल के बाद हुई, तो जैसा मेरे माँ बाप पहले मेरे अल्कोहलिज्म से परेशान थे, वैसा ही मेरे एटीट्यूड से ए में आने के बाद में भी वो परेशान थे, क्योंकि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, भागने की कोशिश कर रहा। और उसकी वजह से मैंने देखा भी कि कई बार वो फ्रस्ट्रेट होते थे कि क्या मीटिंग मीटिंग लगा रहा है। और आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, मेरे काम धंधे खराब थे। तो एक लंबा समय लगा मुझे उसमें। तो मेरे अपने एटीट्यूड की वजह से कहीं तो भी अ, मुझे ये चीजें झेलनी पड़ रही थी। 2 साल के बाद में शादी हुई, तो जैसा शुरू में मैंने बताया कि बीवी से संबंध बराबर नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी तो हालत खराब है और इसके सपने बड़े बड़े हैं, तो ये मुझे निभा पाएंगी या नहीं पाएंगी। कई बार तो मैं होती थी। तो शुरू में अक्सर मुझे लगता था कि यार कैसे पीछा छोड़ा जाए। कहीं तो भी मैं डाइवोर्स तक की बातें मेरे दिमाग में आती थी। मगर और काम धंधे पे मेरे जो तौर तरीके थे, मेरा जो स्वभाव था, बिल्कुल बहुत ही ब्लास्ट होने वाला रहता था। मैं एक अच्छे प्रोफेशन में हूँ, और वहाँ जिनके मैं काम करता था उनसे मेरा जो इंटरेक्ट करने का जो तरीका था वो बहुत ही रफ था। मैं बिल्कुल ऐसा चिढ़ जाता था, और लोगों के काम वापस कर देना, इस तरीके का मेरा स्वभाव था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही और बाकी सब गलत। तो इसका खामियाजा मुझे लगभग हर जगह भुगतना पड़ रहा था।
और इसलिए जो मैंने बताया कि लगभग 3-4 साल के बाद में जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब मेरे अंदर बदलाव की प्रक्रिया में मुझे शामिल होना पड़ेगा। और जब मैंने स्पॉन्सर की मदद से उस बदलाव की प्रक्रिया में मैं सहभागी हुआ, एक दिन में तो बदलाव आया नहीं। धीरे 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 वो चीजें समझ में आने लगी कि अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करना मुझे जरूरी है, अगर मैं घर में शांति बनाए रखना चाहता हूँ, मेरे काम धंधे पे अगर मैं बरकत चाहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने कई बार मुझे वन टू वन भी समझाया, और कई बार शेयरिंग के माध्यम से भी उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि कई बार हमारा बात करने का जो उद्देश्य है वो सही रहता है, लेकिन हमारा बात करने का तरीका गलत हो जाता है, और उसकी वजह से फिर आगे के लोग, आगे वालों से हमारे संबंध खराब होते हैं, हम कुछ भी उनको बोलते हैं। और दूसरी बात, अगर इस तरीके का मेरा स्वभाव है तो उसका खामियाजा मुझे हर जगह भुगतना पड़ेगा। मेरा काम धंधा, मेरा घर, चाहे एक ही फेलोशिप। तो ये चीजें फिर समझ में आई कि नहीं, मुझे अपने आप को पीछे लेना पड़ेगा थोड़ा। मुझे लोगों को भी सुनना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। हर जगह मैं मेरे ही हिसाब से चलो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये जो एटीट्यूड है, या फिर मैं ही सही हूँ बाकी गलत है, तो ये जो एटीट्यूड है मुझे बदलाना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों कि जब मैंने जैसे जैसे इन कदमों पे काम करना शुरू किया, मेरे अंदर में बदलाव आया, उसका असर हर जगह दिखने लगा, हर जगह। ऐसा नहीं है कि मैं ए में संत बनूंगा और घर में वही रावण की इमेज है, पास पड़ोस में वही मेरी झगड़ालू किस्म की इमेज है, काम धंधे पर मैं वही लूट मार मचा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक के 12 कदम अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे अंदर में बदलाव आया है, तो हर जगह दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में कभी कोई ऊंच नीच बातें होती नहीं है, या मेरी मिसेस के साथ मेरी तू मैं नहीं होती। ये तो डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह का कलह का वातावरण पहले था, या मेरा बहुत अग्रेसिव नेचर रहा था, रहता था, वो आज नहीं है। अभी आज कोई दो दो बात हो भी गई तो शाम तक हम एक दूसरे से भूल जाते हैं, खुद होकर बात कर लेते हैं। पहले जो एक रिजेंटमेंट फुल जो स्वभाव था, खुन्नस से भरा या बदले की भावना से भरी, वो चीज आज नहीं है। और उसका फायदा मैं देख रहा हूँ कि मैं वही इंसान हूँ कि जो बीवी से डाइवोर्स लेने की सोच रहा था, तो आज वही बीवी है, 18 सालों से, 16 सालों से मेरा साथ दे रही है। अ, बाल बच्चों के साथ में भी मेरा बिहेवियर जैसा, कई बार हम डांटना मारपीट करना यहाँ तक आते थे। मेरा जो बच्चा है 2 साल का, वो काफी नॉटी है, तो शुरू में काफी मैं उस पर अग्रेसिव होता था। लेकिन ए में आने के बाद में जब मैंने ये बदलाव अपने अंदर लाया, तो उसके परिणाम मैं देख रहा हूँ, सकारात्मक परिणाम। मेरा अपना माइंड भी शांत रहता है, और कोई चीज को मैं बड़ा भी नहीं करता, तो उसका फायदा परिवार को भी होता है। काम धंधे पर भी मैंने अब थोड़ा सा, जो जिनके भी मैं काम करता हूँ उनके साथ में थोड़ा शांति से बात करना, या थोड़ा सा अच्छे तरीके से बात करना, ये अभी मैंने अपने अंदर में लाने की कोशिश की है। तो जरूर एक के प्रोग्राम को जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसको, और अपने घर में, अपने हर क्षेत्र में, तो बिल्कुल उसके जो परिणाम है वो अच्छे आते हैं। थैंक थैंक यू शेषराज जी। भूपेंद्र जी, आप। अर्जुन, भूपेंद्र भाई, अगर आप। बाकी किसी दोस्तों का कोई सवाल है तो उसको ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट ही बचे हैं। हाँ जी, मैंने अनाउंस किया था, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, तो मैं, क्योंकि मेरे तो बहुत सवाल होते हैं। चलो, मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों से, फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम आपके सवाल भी ले लेंगे। हम्म, शेषराज जी, मेरे सवाल खत्म नहीं होंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब इतने सालों में आपका पीने का मन भी तो किया ही होगा, कभी लगा होगा कि यार अब तो पी सकता हूँ, या अब तो पीनी पड़ेगी, या कुछ भी, कभी, जिसे हम क्लोज कॉल कहते हैं, वो हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल नहीं। इन 18-19 सालों में मेरे साथ में एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा रही, फेलोशिप का साथ रहा, जो मैं बार बार सुनता हूँ कि ऑब्सेशन ऑब्सेशन,
और खास तौर पे नए लोगों का तो एक बहुत ही ये आसान बात करने का तरीका होता है, ऑब्सेशन आ जाए। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे। और इसे एक ही फेलोशिप की मदद है कि जब से मैं ए में आया हूँ 2007 अगस्त से, उसके बाद से तो आज तक कभी भी मैंने उस मेंटल ऑब्सेशन को महसूस नहीं किया। जुनून, एक पागलपन शराब के बारे में, उन्माद, इस तरीके की अवस्था मेरे साथ में कभी नहीं है। और ईमानदारी से कर बताना चाहूंगा कि शराब पीने की इच्छा भी मेरी कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि इन 18 सालों में, 19 सालों में मेरे साथ में कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, कभी हेल्थ इश्यूज आए। जो कोरोना की दूसरी लहर थी, तो कोरोना की दूसरी लहर में तो मेरा पूरा परिवार और मैं एक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहे। और कहीं तो भी हंसते खेलते रहे। ऐसा मेरा परिवार और मैं, कभी भी हमको नहीं लगा कि हम दुख में है, तकलीफ में है, मायूस रहे, ऐसा नहीं रहा। वो 14 दिन हमने स्वीकार भावना से ही लिया। और ये ईश्वर की ही कृपा थी कि वो 14 दिन हमने बिताने के बाद ही वो कोरोना की दूसरी भयंकर लहर शुरू हुई, और लाखों लोग उसमें अपनी जान से हाथ गवा बैठे। मगर ईश्वर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से उसके पहले ही हमको क्वारंटाइन कर दिया। वहां से हम बाहर निकले और बिल्कुल हैप्पी लाइफ जी। तो कई इंसिडेंट्स आए इन 18-19 सालों में। लेकिन ये एक मिराकल है मेरे साथ में कि मुझे पीने की इच्छा कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन जहां तक मैं इस बात को महसूस करता हूँ, उसके पीछे का कारण एक ही है कि मैं लगातार ए में हूँ, लगातार ए की सर्विस में हूँ। नए लोगों के, पुराने लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं उस भयंकर ऑब्सेशन का कभी शिकार नहीं हुआ, या कभी भी मुझे पीने के विचार नहीं हुए। थैंक यू। शिशिरा जी, अभी आप बात कर रहे थे, आप मतलब ए के थे, बाहर के लोगों के साथ आप जब ए के बारे में इंटरेक्ट करते हैं, तो उस वो अनुभव के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा कि उनका रवैया कैसा होता है, वो कैसे लेते हैं ए को, या हमारे विचारों को, या कि अब इसमें ये तो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है कि कुछ तो हमको जानने वाले लोग होते हैं, और जो जानने वाले लोग हैं वो तो खुश ही होते हैं, जिन्होंने मेरा अल्कोहलिज्म देखा है। मेरे काम धंधे पर के कलीग्स लोग, मेरे आसपास के एरिया के लोग, रिश्तेदार, तो उनको खुशी ही होती है के बारे में, क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये एक ऐसा आदमी था, ये बिल्कुल मरने की स्थिति में था। और मेरे से परेशान भी थे लोग, मगर फिर भी वेल विशर थे। उनको लगता था कि यार ये आदमी अच्छा है, अगर इसकी शराब बंद हो जाएगी तो ये ठीक रहेगा। वो मेरी केयर भी करते थे। तो बिल्कुल ए के बारे में ये सब लोग आज बहुत खुश है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो ए के बारे में, जो मुझसे परिचित नहीं है, और ए की सर्विस में अब उन लोगों के साथ में मुझे इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो कई जगह अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कई जगह नहीं आ पाता। एक स्कूल संचालक के पास में हम मीटिंग की परमिशन लेने के लिए गए थे। उन्होंने 3 बार हमको रिजेक्ट किया। नहीं नहीं बोले, मैं मीटिंग दे ही नहीं सकता बोले। तो ऐसे भी लोग कुछ मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सिर्फ एक बात के लिए, कि ये शराब की दूरी के लिए प्रयास करने वाली संस्था है, एक पाव पे खड़ा होकर हमको, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ये नाम सुनकर भी कई लोग ए के प्रोग्राम में मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो कई प्रकार के लोगों से, जो नॉन अल्कोहलिक लोग हैं, ऐसे आमना सामना होते रहता है। बाकी अ, आज की दुनिया में शराबीपन की जो समस्या है, उससे लगभग हर व्यक्ति पीड़ित है, ग्रसित है। जो नहीं पी रहा है, नॉन अल्कोहलिक है, वो भी इस बात को समझता है। तो जब हम ए का मैसेज लेकर उसके पास जाते हैं, तो ज्यादातर लोग तो पॉजिटिवली पॉजिटिवली ही लेते हैं, क्योंकि सभी को लगता है, क्योंकि हर किसी के परिवार का सदस्य या रिश्तेदार, पड़ोसी या समाज में हम वो देखते ही रहते हैं कि शराबीपन से कैसे आदमी बर्बाद हो रहा है, किसी की जान जा रही है। तो जहाँ तक मैंने ए की सर्विस में देखा कि मैक्सिमम लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। जब हम उनको ए के बारे में समझाते हैं, ए के काम के बारे में,
तो बहुत पॉजिटिवली हमसे वो बात करते हैं और सहयोग करते हैं। थैंक यू। थैंक यू शेषराज जी। दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। अगर अभी भी किसी भाई का कोई सवाल है तो प्लीज अनम्यूट करके जल्दी से पूछ लीजिए शेषराज जी से। ठीक है या भूपेंद्र कोई भाई। कुछ हाँ या जी, कोई हाँ जी। कुछ शेयर करना चाहता हो, कोई शेयर करना चाहता हो तो शेयर कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। किसी का कोई सवाल या कोई सजेशन, कोई सुझाव हो इस मीटिंग को लेके, वो भी दे सकते हैं आप। ओके। शेषराज जी, अ, हमारी ये न्यू कमर्स मीटिंग है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। हमारे नए भाइयों के लिए, मैं भी बहुत नया हूँ, तो हम न्यू कमर्स के लिए आपका क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे लिए क्या सुझाव, कुछ सजेशंस? जी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आज नया भाई आया है, तो वो अगर अपने आप को अल्कोहलिक मानता है, इस बात को अगर वो स्वीकार करता है कि वो अल्कोहलिज्म में आ चुका है, तो मैं उससे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, जहाँ हो वही रुक जाओ, एक हाथ पकड़ लो और इसमें अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लो। अगर मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से रिकवरी चाहता हूँ, तो अपना टोटल सरेंडर मुझे करना पड़ता है। टोटल सरेंडर। ए में आने के बाद में भी मैंने कई लोगों को शराब पीते हुए देखा है अलग अलग कारणों से, लेकिन वो सिर्फ बहाने हैं। और जब तक हम टोटल सरेंडर नहीं करते, हम शराब से दूर नहीं रह सकते। एक ऐसी खुशनुमा जिंदगी आपको ये देगी कि आपने कभी उम्मीद भी नहीं की। हमारे ओल्ड टाइमर, हमारे स्पॉन्सर कहते हैं कि एक अल्कोहलिक इस बात का एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि शराब उसका कितना नुकसान करने वाली है, क्योंकि जितना एस्टिमेट वो लगाता है उससे कई ज्यादा गुना उसका नुकसान होता है। और ठीक वैसे ही एक ए का मेंबर इस बात का भी एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि उसका ए के प्रोग्राम की वजह से कितना फायदा होने वाला है। हम जितना अंदाजा लगाते हैं उससे कई गुना फायदा ए में हम हमारा होता है। अब इसको कोई भौतिक तरीके से न ले कि भाई कोई करोड़पति बन जाएगा, लखपति बन जाएगा, बंगले कार आ जाएंगे। ए का प्रोग्राम इस तरीके का नहीं है। ए का प्रोग्राम एक आध्यात्मिक प्रगति का है। आप वो पाओगे कि जो आपने कभी उम्मीद नहीं की। और मैं आज उस बात को महसूस करता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी हैप्पी लाइफ, इतनी मैच्योर लाइफ आज मैं जी पाऊंगा, जो आज मैं ए की बदौलत जी पा रहा हूँ। तो नए भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो ए में आ चुके हैं तो वो ए को पूरी तरीके से अपना ले, अपना पूर्ण समर्पण ए के प्रति कर दे। थैंक यू। थैंक यू शेषराज जी, थैंक यू सो मच। बातें तो अभी भी बहुत सी करनी थी आपसे। आपके सर्विस के बारे में बहुत कुछ जानना था आपसे, लेकिन समय नहीं है। भूपेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शेषराज जी का कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, और कई चीजें सीखने को मिली, कई अनुभव उन्होंने अपने शेयर किए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शेषराज जी आपका। तो लास्ट में हम थैंक यू वेरी मच। आपका, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे है कि मीटिंग को समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं, तो आप हमें लीड करेंगे आत्म शांति की प्रार्थना में। जी जी, जरूर। जी धन्यवाद जी। जी। गॉड God गॉड grant us the serenity Grant us the ग्रांट अस द serenity सेरेनिटी to accept the things we cannot change, to to accept टू the accept things एक्सेप्ट द we थिंग्स cannot वी कैन नॉट change, चेंज, courage to change the things we can, courage to करेज change the चेंज things द we थिंग्स can, वी कैन, and wisdom to know the difference. And and wisdom wisdom to to एंड know the know विजडम the टू नो द difference. डिफरेंस।